प्यारे छात्र एवं छात्राओं, नए सत्र के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं अपने सबसे पहले वीडियो जो कि हम विज्ञान के संबंध में जारी किया था, तो विज्ञान के संदर्भ में जो हमने वीडियो जारी किए हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। और आज से हम अब गणित के संबंध में नए वीडियो की एक सीरीज़ आपको प्रस्तुत करूँगा। अभी तक शायद हमने गणित को एक कठिन विषय के रूप में जाना है। प्रारंभ से ही अधिकांश बच्चों के लिए गणित सबसे कठिन विषय माना जाता है, किंतु ये शायद एक भ्रम ही होगा कि हम गणित को एक कठिन विषय के रूप में स्वीकार करें। ऐसा नहीं है। गणित वास्तव में यदि हम एक भाषा के रूप में अध्ययन करेंगे, अर्थात लैंग्वेज, तो हम गणित को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और गणित के सही उपयोग हम विज्ञान में जो कर रहे हैं उनका भी बड़ी सरलता से अध्ययन कर पाएंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जो गणित पढ़ तो लेते हैं, समस्याओं को हल भी कर लेते हैं, उसके बावजूद उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते और उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए आज से गणित की यह सीरीज़ हम वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आपको फिर छोटे छोटे वीडियो, अभी हाल जो वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए है। उसके बाद व्यक्तिगत कक्षाओं के लिए भी हम वीडियो जारी करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि गणित अर्थात गणनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विज्ञान, क्योंकि विज्ञान जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बतलाया था कि विज्ञान का ही एक भाग हिस्सा गणित भी है। और गणनाओं के लिए प्रयोग की गई भाषा जो अधिकांशतः सांकेतिक होती है, उसको हमने गणित का नाम दिया है। किसी भी बच्चे का माध्यम हिंदी, अंग्रेज़ी अथवा कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है। भाषा केवल अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने की तथा उसका आदान प्रदान करने की एक माध्यम होती है, किंतु उसके अतिरिक्त भाषा के बहुत से स्वरूप होते हैं। संगीत, चित्रकला, मूक भाषाएं जैसे अभिनय, ये सब भाषाएं ही हैं जो हमारे भावों और विचारों का आदान प्रदान कर पाती हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम गणित को भी समझें तो गणित एक ऐसी भाषा है जो विज्ञान के अध्ययन को बड़ा सरल बना देती है और साथ में व्यवहार में बहुत सी समस्याओं को। इसलिए गणित को कभी एक कठिन विषय के रूप में स्वीकार मत कीजिए, ठीक है? और उसको एक सरल स्वरूप में अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। आज हम वही कोशिश आपके साथ करेंगे। गणित गणना का विज्ञान है। जब से मानव का अस्तित्व पृथ्वी पर है तब से गणित भी उसके साथ जुड़ा हुआ एक विषय बन जाता है, जिसकी आज हम चर्चा करते रहते। विषय वो होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। गणित की चर्चा आज हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक विषय भी है। तो जब से मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी पर हुआ तब से गणित की शुरुआत उसके साथ ही हो गई। गणित एक ऐसा विषय भी है जो हमारे जन्म से पूर्व से हमारे साथ होता है
और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ चलता है। जन्म से पूर्व ये सभी को मालूम है, बायोलॉजिकल हमारे जन्म का तरीका या हमारे जन्म में गणनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हमारे जन्म लेने में हमारा गर्भकाल 9 माह का होता है, उसमें महत्वपूर्ण गणनाएं होती हैं, यानी हमें पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही हमारा उत्पत्ति शुरू हो जाती है और उसकी गणनाएं डॉक्टर्स बड़े आराम से करते हैं और वो भौतिक राशियां हो जाती हैं क्योंकि हम उनको माप सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम माप सकते हैं वो सब गणित के माध्यम से होगा। तो गणित हमारे जन्म से पूर्व हमसे जुड़ जाती है, उसके बाद पूरे जीवन हमारे साथ चलती रहती है समांतर, सोते जागते हर क्षण हम उसको समझ पाएँ अथवा नहीं समझें। और मृत्यु के पश्चात भी हम रहें अथवा ना रहें, बचे हुए लोग हमारे इतिहास की गणना करते थे, कभी पुण्यतिथि के रूप में, है ना, या हमें जन्म तिथि के रूप में, ठीक है। इस प्रकार वो सब गणनाओं के आधार पर हम याद करते रहते हैं अपने इतिहास को, अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को। इसलिए गणित एक ऐसा विषय है जो लगातार हमारे साथ चलता है। इसलिए गणित को एक कठिन विषय के रूप में तो कभी नहीं माने और उसको अध्ययन करने के लिए बहुत सरल तरीके से और व्यवहार में उसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपका गणित का उपयोग भी बड़ा प्रारंभ होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, गणित पढ़ने के बहुत से तरीके हैं, फिर भी गणित को हमेशा ये ध्यान रखना है, गणित केवल समस्याओं का हल नहीं है। जैसा कि हमने कहा, एक भाषा है और भाषा के साथ भाव भी जुड़े होते हैं। भावहीन भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए भाव अर्थात इमोशंस, हमारी भाषा क्या कहने वाली है वो समझने वाले पे भी निर्भर करता है और व्यक्त करने वाले पे भी निर्भर करता है। इसलिए भावों की भाषा गणित भी है, ये ध्यान रखना है। भावहीन भाषा गणित नहीं है, नहीं तो हम गणित को बोर समझने लगेंगे और हम खुद बोर हो जाएंगे। इसलिए हम गणित पढ़ने में बोर हो जाते हैं क्योंकि हम केवल अपने सवालों को, अपनी गणनाओं को, अपनी समस्याओं को केवल कुछ सूत्रों के माध्यम से हल करना जानते हैं और हम लंबी कक्षाओं तक क्रॉस करते चले जाते हैं और केवल सवाल लगाते रह जाते हैं और हम गणित के असली भावों को पहचान ही नहीं पाते जिसके लिए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमारा आपका प्रयास ये होगा कि हम गणित को एक भाषा के रूप में पढ़ें। प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना भर केवल हमारा उद्देश्य नहीं है, हम उसका मज़ा भी लें। गणित किस चीज़ के लिए उसका आनंद लें, ठीक है। तो जैसा कि हमने बतलाया कि पूर्वज भी गणित का इस्तेमाल करते थे, रूप बदलते रहे, समय बदलने के साथ साथ प्रत्येक चीज़ का स्वरूप बदलता रहता है। आज हमारे जीने का तरीका बदल रहा है ना। जैसे एक शब्द आजकल वर्तमान में मोबाइल चलाने वाले बच्चे हमेशा समझते रहते अपडेट होना। तो अपडेट अर्थात अब समय के अनुसार, समय जैसा चाह रहा है हम अपने आप में वैसा ही परिवर्तन करते चले जाएं। इसी को कहते हैं समय के साथ चलना। ये हमारी मजबूरी भी कह सकते हैं आप या ज़रूरी भी कह सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपडेट होते रहें, ठीक है। जैसे हम अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं, अपने बहुत से ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं। इसी तरीके से अध्ययन आगे बढ़ता रहा, गणित की आवश्यकता पड़ती रही। बहुत छोटे में बचपन से हमें याद है या उसके पहले भी कि आज भी कुछ बच्चे ऐसा खेल सकते हैं। हमारे यहाँ मकान बनाने में खपरों का प्रयोग होता था। उस खपरे में हम गणनाएं करते थे, आज भी बच्चे करते हैं, जोड़ने घटाने के लिए लाइंस खींच खींच के, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन का हम इस्तेमाल करते थे और कैलकुलेशन बड़े आसानी से हमें लाइनों से सीख जाते थे। और एक खेल हुआ करता था जिसको बोलते थे टीलो पटीलो। इसमें एक बच्चा दाम देता था और बहुत से बच्चे
खेलते थे और वो इसी तरीके के पत्थर में, कहीं खपरे में, कहीं कहीं ऐसी लाइन खींच खींच के कैलकुलेशंस लिख देते थे और छुपा देते थे और फिर बच्चा उसको ढूंढता था और उसको गिनता था। इसका मतलब है कि उसको काय की आदत और अभ्यास दोनों होते थे गणना के, और उसको गिनती नंबर से नहीं आती थी 1 2 3 4 5, लेकिन आती थी। वो उसका क्या समझ रहा होता था, भाव, कि 1 लाइन माने 1, 2 लाइन माने 2, 3 लाइन माने 3, तो साइंस उसको आ रहा था, लेकिन उसके लिए नंबर या संकेत नहीं थे। इसका मतलब हमने अपनी भाषा को अपडेट कर लिया है। उसके पहले भाषाएं ऐसे भी थीं। पहले के घर की गृहिणियाँ दूध का हिसाब या अन्न को हिसाब अपने कपड़े में कुछ पत्थर वगैरह बांध के कर लेती थी। जैसे दूध का हिसाब तो एक कंकड़ या पत्थर कहीं आले में डाल देती थी। पुराने समय में घरों पे हुआ करते थे आले। आले माने अलमारियों के एक छोटे स्वरूप, पुराना रूप। आज हर चीज़ अपडेट हो चुकी है, इसलिए इसमें अपन कई आले ऐसे होते थे, जैसे उनका दूध आया आज तो उस दूध के लिए एक कंकड़ डाल दिया, फिर दूसरे दिन आया दूसरा डाल दिया, तीसरा आया तीसरा डाल दिया। इसी तरीके से बाद में महीने में कंकड़ गिन लिए गए तो दूध का हिसाब कर दिया जाता था। तो हम भाव के आधार पर पढ़ रहे थे, उसका सेंस ले रहे थे, समझ हमारी बन रही थी, लेकिन हमारे पास अपडेट संकेत नहीं थे। वर्तमान की गणित ने अपना स्वरूप बदल लिया है और हमारे सामने संकेत बहुत से हो गए हैं और गणित में संकेतों का महत्व लगातार बढ़ गया है। इसलिए बचपन में हमारे द्वारा पढ़ी गई गणित नए नए स्वरूप में हमारे सामने आ रही हैं और हम उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे सामने पुस्तक आई और हमने बस पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 इसी प्रकार सब पाठ खोले और प्रश्नावलियाँ लगाते चले गए और हम गणित के मूल स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो हमारा आज ये प्रयास रहेगा कि हम लगातार आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हर गणित को पहले समझाएं। आज पहली चीज़ हम बताते हैं कि जब से हम सामान्यतया छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे या और भी पहले के लोग, तो गणित के मूल स्वरूप आज भी बचपन में 3 होते हैं: अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12, कक्षा 9 और कक्षा 11 ये आधारभूत कक्षाएं हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए नींव का काम करती हैं। तो कृपया 9th और 11th के बच्चे बहुत ध्यान देंगे और उसी के दम पे अपनी 10th और 12th को एजुकेट करेंगे या पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बचपन से अंक गणित जो हम पढ़ा करते थे वो उसके 2 स्वरूप अब हो चुके हैं जनरल। एक स्वरूप जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम अंकों के बारे में, डिजिट के बारे में अध्ययन करते हैं। डिजिट अर्थात अंक। और वर्तमान में ज़माना डिजिटल हो गया है, हमारे जितने एपरेटस उपकरण वो सब डिजिटल हो गए हैं, यानी आंकिक हो गए हैं। ठीक है, व्यवहार में हम आंकिक या डिजिटल शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप में करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन डिजिटल शब्द को हम समझने का प्रयास नहीं करते कई बार। तो हम बहुत से गणित के ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनकी समझ अगर हमें आ जाए तो हमें बड़ा आसान हो जाए। इसलिए अंक गणित को हम डिजिट अर्थात डिजिटल सिस्टम से पढ़ेंगे, या नंबर सिस्टम क्या होता है वो तो जानेंगे। फिर अंक गणित का व्यवहार में क्या क्या इस्तेमाल होता है वो व्यवहारिक अंक गणित है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ेंगे, या आगे जो छोटे बच्चे हैं क्लास में कहीं चक्रवृद्धि ब्याज, कहीं अनुपात समानुपात, कहीं भिन्न, ऐसा हम सब पढ़ते रहते हैं, वो सब अंक गणित में है। इसी प्रकार अंकों का गणित का दूसरा रूप है बीज गणित। बीज गणित ने भी इस समय बहुत से स्वरूप, इसको अलजेब्रा कहते हैं, धारण कर लिया है, ऐसा कहना चाहिए। उनमें से मुख्य 2 अभी आप जो सुन रहे हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, एक है अदिश बीज गणित जिसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर शब्द का क्या अर्थ होता है इसको अभी हम डिटेल्स में जाएंगे जब हम बीज गणित या अदिश सदिश की चर्चा करेंगे। तो बीज गणित का एक स्वरूप है अदिश अर्थात स्केलर, दूसरा सदिश अर्थात वेक्टर। निश्चित है कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश और सदिश,
इसलिए उनका बीजगणित भी दो प्रकार का हो गया। इसकी चर्चा बाद में डिटेल से होगी। तीसरा, रेखा गणित पढ़ा करते थे बचपन में, आज भी पढ़ते हैं। 10th तक के बच्चे रेखा गणित का मूल स्वरूप पढ़ते हैं, जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं। लेकिन वर्तमान में रेखा गणित ने कुछ अन्य प्रकार के हेल्प लेके अपने स्वरूप को बहुत बदल लिया। तब जाके रेखा गणित के जो अब नए रूप हमें सुनने मिलेंगे, पढ़ने मिलेंगे, उनमें सबसे पहले आती सिंपल ज्योमेट्री, जो हम 9वीं 10वीं तक पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये अपने आप में बड़ी रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण गणित है, जो सांख्यिकी के संयोग से बनती है। रेखा गणित का जब निर्देशांक से संयोग होता है, निर्देशांक हमें सांख्यिकी सिखाते हैं, सांख्यिकी से हमें निर्देशांक जैसी चीज़ मिलती है। इसका मतलब निर्देशांक के माध्यम से जब हम रेखा गणित का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पुनः दो प्रकार की हो सकती है, 2D अर्थात 2 डायमेंशनल और 3D अर्थात 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का अर्थ होता है द्विविमीय। विमा शब्द क्या होता है वो अभी हम विज्ञान में भी पढ़ेंगे और गणित में भी पढ़ेंगे। और त्रिविमीय, इसका अर्थ हुआ कि रेखा गणित ने बहुत से रूप धारण कर लिए। रेखा गणित का एक स्वरूप खुद त्रिकोणमिति है, जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसी गणित है जिसका सबसे ज़्यादा यूज हाइट एंड डिस्टेंस में किया जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त त्रिकोणमिति अब एक ऐसी गणित बन गई है जिसमें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की बहुत सी गणनाएं बड़ी सरलता से की जाती हैं, जिनका उपयोग हम विज्ञान के लिए सीखेंगे। इसी प्रकार सांख्यिकी, जो कि आंकड़ों का गणित कहलाता है अथवा आंकड़ों का विज्ञान कहलाता है, ठीक है, तो साइंस ऑफ डाटा, ये सांख्यिकी है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारी व्यवहारिक गणनाओं में सबसे महत्वपूर्ण गणित मानी जाती है। वर्तमान में हमें अपने पूरे जितने सरकारी विभाग होते हैं अथवा निजी यानी प्राइवेट, हर विभाग में, चाहे वो कृषि का हो, ठीक है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, किसी भी क्षेत्र का, हर विभाग में एक विभाग विशेष तौर पर मिलता है जिसको बोलते हैं सांख्यिकी विभाग, जहाँ हर विभाग के आंकड़े एकत्रित होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। अगली गणित होती है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी संभावना होती है, उनको निश्चित अथवा अनिश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे आज पानी बरसेगा अथवा नहीं, ठीक है, तो पानी बरसने के चांस हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है प्रायिकता नाम की गणित, जिसका अध्ययन अभी हम करेंगे। गणित के बिल्कुल नए स्वरूप के रूप में कई बार जो बच्चों ने छोटे में बचपन में सुने भी नहीं होंगे, तो हमारे साथ 2 गणितें आती हैं। एक अवकलन, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और एक समाकलन, इंटीग्रेशन। और इन दोनों गणितों को हम समझें या जानें, उसके लिए हमें निश्चित रूप से एक और चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा, वो है फलन और संबंध। फलन और संबंध का ज्ञान हमें अवकलन और समाकलन के बारे में बतलाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण गणित हैं वर्तमान में विज्ञान के लिए। इसलिए, और गणितें तो बहुत सी हैं, बहुत प्रकार की गणित हैं, जो अगर हम कोर्स की बात नहीं करें, बच्चे अधिकतर कोर्स के लिए पढ़ते और पाठ्यक्रम के लिए पढ़ते, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना, आगे कंपटीशन देना है, तो हर नई चीज़ को जानना और उसे अपडेट रखना जरूरी होता है ना। जैसे एक गणित स्थिति विज्ञान होती है, इसमें स्थिर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो है स्थिति विज्ञान। इसको स्टैटिक्स बोलते हैं,
TICS। स्टैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स अर्थात स्थिति विज्ञान और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, आंकड़ों का विज्ञान। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। शंका की पढ़ाई डर पैदा करती है, इसलिए शंका का तो कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए। गलतियाँ कई प्रकार की होती हैं, कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स, कहीं कोई मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं हो भी जाती है बाई चांस, तो पहले हमारा भाव समझने की कोशिश होनी चाहिए, है ना। 11वां नंबर होता है गति विज्ञान। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गणित है। इसको काइनेटिक्स बोलते हैं। और डायनामिक्स। तो विज्ञान के ऐसे बहुत से स्वरूप हमें, गणित के बहुत से स्वरूप मिलते रहेंगे। तो गणित को कठिन विषय के रूप में स्वीकार ना किया जावे और उसको बड़े सरलता से हम आगे बढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं। तो आज केवल और एक चीज़ और कि किसी भी चीज़ को, चूँकि जैसे व्यापक मतलब होता व्याप्त, चूँकि विज्ञान भी एक व्यापक विषय है, तो उसको सरल करने के लिए हमने पुराने वीडियोज़ में बतलाया है कि महत्वपूर्ण चीज़ होती है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। बंटवारा यानी वर्गीकरण विकास के लिए होता है, विरोध के लिए नहीं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। घरों में भी कभी कभी बंटवारे का नाम सुना होगा, सुन के डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेम से किया गया, स्वीकार से किया गया बंटवारा डेवलपमेंट करता है, हमेशा विकास करता है ना। लड़ झगड़ के किया गया बंटवारा मतभेद पैदा करता है और हमारे विकास को अवरुद्ध करता है। तो कृपया बंटवारे को गलत ढंग से नहीं देखें और उसको विकास के लिए देखें, स्नेह से देखें, प्रेम से देखें। इसी तरीके से वर्गीकरण अति आवश्यक है। जैसे गणित भर अब बचपन से हम कहते हैं कि भैया कौन कौन सा विषय चलता है, उनका हिंदी है ना, विज्ञान, गणित, ठीक है, ये एक सामान्य बात हो गई। किंतु गणित आज हम देख रहे हैं बंटवारे के स्वरूप में, और इसके अंदर तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो बहुत से बंटवारे हो जाएंगे। लेकिन हर बंटवारा गणित को क्या दे रहा है? विकास, और वास्तव में हमारे समाज को भी विकास दे रहा है ना। इसका ज्ञान अभी कुछ समय के पश्चात आपको हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।